बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर यह कि चेयरमैन नैब मुस्ताफ़ी हो गए, अपना इस्तीफ़ा उन्होंने पेश कर दिया है और जो वजूहात बताई हैं वो तो सबके सामने है, लेकिन सवाल यह है कि क्या असल वजह वही है जो चेयरमैन नैब ने बताई है, जिन वजूहात के ऊपर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, या फिर पसे पर्दा हकीकत कुछ और है? यह जानना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ 9 मार्च को नैब में इमरान खान को तलब कर लिया है, यह भी एक खबर है। इमरान खान साहब नैब के आज रूबरू हाजिर होंगे। लेकिन साथ ही में एक चीज यह कि कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज हो रहा है, यानी कि इदारों को दबाव में लाने की एक और कोशिश। गुज़िश्ता रोज हमने देखा हिफाजती जमानत मनसूखी केस के हवाले से जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की पेशी हुई, 5 बजे का वक्त दिया गया, लेकिन ताखीर हुई और ताखीर की वजूहात बयान की गई। इमरान खान साहब की आमद के हवाले से जजेस इंतजार करते रहे। सवाल यह है कि किसी आम साइल को भी, किसी आम मुजरिम मुल्जिम को भी क्या इस तरह की सहूलत हासिल है कि अदालत उसे तलब करे और अदालत, अदलिया, मौजूद जज साहिबान उसके इंतजार में उसका इंतजार करते रहें? क्या यह सहूलत हर शख्स को हासिल है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी के साथ साथ असेंबलियों के अंदर वापसी के हवाले से, अपोजिशन लीडर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तोल रही है। वो राजा रियाज को नहीं मानते और चाहते हैं कि अपना अपोजिशन लीडर लेकर आए और उसकी मुशावरत से नए चेयरमैन नैब की तकर्री हो। एक तरफ नून लीग अदलिया पर तनकीद कर रही है, तो दूसरी तरफ अदलिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीद है। इन सारी चीजों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अपने मेहमानों का तारुफ कराऊं, नून लीग इस वक्त अदलिया के हवाले से किस बयानिए के ऊपर काम कर रही है, पहले आपको यह दिखाते हैं। अदलिया को भी चाहिए कि ऐसे अनासिर का एहतसाब करें। मैं अदलिया पूरी की बात नहीं करती, मैं फैज के चेले चांटों की बात करती हूं, जो फैज के जाने के बाद भी आज उसका काम कर रहे हैं। अजीब निजाम है। अभी शायद खाकान अब्बासी साहब के वारंट जारी हो गए हैं। एक तरफ वो लाडला है जिसको 6 दिन मोहलत दी जाती है, आप परसों आ जाएं, आप शाम को आ जाएं, आप सुबह आ जाएं, आप रात को आ जाएं। क्या इमरान खान और शायद खाकान अब्बासी को एक मेयार पे रखा गया है? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दोहरा अदल का निजाम नहीं चलेगा। और इस मामले के ऊपर इस सारी जो बयानियां हैं नून लीग का अदलिया के हवाले से, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है, वो भी आपको दिखा देते हैं। जो मुनज़्ज़म कैंपेन इस वक्त चलाई जा रही है जज साहिबान के खिलाफ, हम उसकी शदीद मजम्मत भी करते हैं और हम उसके आगे दीवार भी बनेंगे। और ये जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग टैक्टिक एक मरियम नवाज और उनका एक समझिए कि उन्होंने जो एक सेल अपना क्रिएट किया है, PMLN का प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसका जवाब आना सुप्रीम कोर्ट से जरूरी। आज इसी मौजू के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, तजिया लेंगे। और साथ ही साथ जो गुज़िश्ता रोज़ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से सदर मुमलिकत ने अपने जिन इख्तियारात का इस्तेमाल किया है, क्या वो इख्तियारात का इस्तेमाल है या इख्तियारात से तजावुज़, इन सब चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार आमिर इलियास आना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार एंकर पर्सन अमीर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और सीनियर तजियाकार सलमान आबिद साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास आना साहब, सबसे पहले आपसे पूछना यह चाहता हूं कि चेयरमैन नैब का जो इस्तीफा आया है, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। हकीकत यही है जो वजह उन्होंने बयान की है, या पसे पर्दा मामला कुछ और है? आपकी इनसाइड स्टोरी क्या कहती है? देखें, ये 1 महीने से इस्लामाबाद में बिल्कुल बात चल रही थी। पहले सीना गदर था और फिर इसके ऊपर सोशल मीडिया में आने लग गया और बिल आखिर वो सच हो गई जो बात सीना गदर थी कि चेयरमैन नैब्स को दबाव में लाया गया है और उनसे डिजाइन लिया गया। और इरफान इलाही साहब का नाम पहले दिन से मौजूद था, साबिक सेक्रेटरी का, और आज तो मेजर सलमान आजम का नाम भी आ गया और लोगों के भी नाम आ गए। लेकिन जब कम से कम मैं जहां बैठा था, जहां मैंने बात सुनी, वहां इरफान इलाही का नाम था। मैंने उनसे पूछा भी था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। और आज सुबह जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है और दुआ करें ना हो। तो ये बात कंट्राडिक्टरी आपस में उनकी। दुआ करें कि ना हो का मतलब यह है कि काम हो रहा है। और उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है चेयरमैन नैब की तरफ से कि बिल्कुल प्रेशर था। उन्होंने, अगर हम उनकी हिस्ट्री देखें आफ्ताब सुल्तान की, तो उन्होंने जनरल मुशर्रफ की अपने पीक में जो रेफरेंडम उन्होंने कराया था तो सरगोदा में उसकी मुखालफत की थी कि इलीगली वो कोई काम नहीं करेंगे।
इनको फिर डीआईजी लगाना, रेंज में लगाना वो खत्म कर दिया गया था कि ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस में नहीं आते थे। और चौधरी परवेज इलाही ने जो अपने दौर में प्रोक्योरमेंट कराई थी पंजाब पुलिस की, वो इनके सरबराही में कराई थी। और वो इस बात को क्रेडिट लेते हैं कि मेरी बड़ा है काम कि मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता, क्योंकि खरीदारी जो है पंजाब पुलिस के लिए जो कि वो आफ्ताब सुल्तान ने की। और आफ्ताब सुल्तान को फिर आप समझ सकते हैं पीपल्स पार्टी के दौर में भी रखा गया, और फिर नवाज शरीफ ने भी 4 साल उनको डीजीआई भी रखा। तो और राणा साहब, इसके आईबी को असरात आने वाले दिनों में क्या मुरतब होंगे? आपने अगर ये बात की है कि चूंकि उन्होंने दबाव कबूल नहीं किया, फिर आज एक और जो खबर सामने आई है, नैब ने इमरान खान को 9 मार्च को भी तलब कर लिया है, तो फिर ये नैब को दोबारा से वो तुम्हारे सारे काम जो कि नून लीग उस वक्त कहती थी कि नैब को कंट्रोल किया जा रहा है, तो अब भी क्या ये कंट्रोल हुकूमत के पास है, या अब भी नैब का कंट्रोल कहीं और है, जैसे कि इमरान खान कहते हैं? अब इसमें ना मैंने इतनी लंबी तमीद इनके लिए इसलिए बांधी कि अगर कोई अच्छा अफसर सर्विस में हो और ठीक काम करता हो और उसको फिर रिवार्ड में चेयरमैन नैब लगाया जाए, तो यहाँ तक तो बात ठीक है ना कि उनके क्रेडिट पे काम है। अब आगे है, लेकिन चेयरमैन नैब के होते हुए 7 फरवरी का नोटिस है जो आज पब्लिक हुआ है। इसका मतलब है कि वो तो इनकी मौजूदगी में ही हुआ। उसके ऊपर जाहिर है कि कुछ लोग फिर आगे बोलेंगे कि क्या ये तमाम एविडेंस नए कानून के मुताबिक पूरे हो चुके थे, क्योंकि उसमें बुशरा बीबी का नाम भी है और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बुलाया गया है। और ने इससे कैबिनेट डिवीजन के आला अफसरों और तोशा खाना के उस वक्त के इंचार्ज समेत सब लोगों को इन्वेस्टिगेट बुला के आप या कह लें कि इंक्वायरी कर चुकी भी थी। ये प्रोसेस तो काफी अरसे से चल रहा है। अब हम आ जाते हैं इस सवाल पे कि ये क्या हुआ है। तो जाहिर है कि ये वो काम हुआ है जो हमेशा से होता है, जिसको इमरान ने आज तो ये कह के तस्लीम किया कि वो तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में था, जनरल बारी नैब को कंट्रोल करते थे, जबकि इनके अपने दौर में बशीर मेमन साहब, इनका नाम भी चेयरमैन नैब के लिए लिया जा रहा है दोबारा से, जबकि पीटीआई तो कभी नहीं मानेगी इनको। और उन्होंने उस दौर में कह दिया था कि मुझसे बतौर डीजीएफआईए ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गद्दारी के केसेस का कहा जाता था, और शहजाद अकबर को बिठा के वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि देखो चेयरमैन नैब को तो ये अपने इशारों पे चला देता है और तुम मेरे कहने नहीं दे रहे। तो एक वो माहौल है, एक ये माहौल है। इसके अंदर क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि आज नैब मेरे हिसाब किताब में तो टूथलेस है। जो नैब कभी पहले था, यानी एक ड्रैकोनियन लॉ के मुताबिक 90 दिन का रिमांड है, और जिसको बिठा लिया उससे सवाल कर लिया कि इतनी जायदाद है, साबित करो कि तुम्हारी नहीं है, पूरे खानदान की, गांव की और जो इलाके के जमीन जितनी भी थी उसके नाम लगा दो और साबित करो कि तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारे बेनामीदार नहीं है, वो बंदा 2-2.5 साल तो जमानत ही नहीं करा सकता। राइट, यानी कि आप कह रहे हैं कि आज नैब टूथलेस है। मैं अमीर अब्बास साहब को जरा शामिल गुफ्तगू करूंगा। अमीर साहब, ये मुझे बताइएगा जरा कि एहतसाब की बात की जाती है, लेकिन एहतसाब आज मजाक बनकर रह गया है। चाहे वो साबिक हुकूमत की बात हो, यानी साबिक वजीर आजम इमरान खान ने तो कह दिया वो तो उनके कंट्रोल में ही नहीं थी। आज जो कुछ हो रहा है, सवाल यह है कि नैब किसके कंट्रोल में है? एहतसाब के लिए बनाया गया है, इसी के ऊपर तनकीद भी है। राणा साहब ने कह दिया तुतलस है। फिर एहतसाब की बात करने वाले किस मुंह से बात करते हैं एहतसाब की? फरीद साहब, एक तो जैसे आमिर इलियास राणा साहब तारुफ करवा रहे थे आफ्ताब सुल्तान साहब का, मैं बिल्कुल इनसे इत्तेफाक करता हूं। और मैं जाती तौर पे जिन ब्यूरोक्रेट्स या पुलिस ऑफिसर या सिविल सर्वेंट्स की दिल से इज्जत करता हूं, उनमें से एक आफ्ताब सुल्तान साहब। लेकिन मुझे इस बात पर बड़ा दुख और ताज्जुब हुआ उस वक्त कि जिस शख्स का सारा करियर इतना बेदाग रहा, और जैसे बताया आमिर साहब ने कि परवेज मुशर्रफ के डिक्टेटर, जब वो उनकी ताकत का सूरज सवा नेज़े पर था और मुशर्रफ रेफरेंडम से अपनी आईनी हैसियत तस्लीम करवाना चाहता था, उस वक्त आफ्ताब सुल्तान ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा। ये बहुत बड़ी बात थी। मेरे लिए ताज्जुब की बात यह है कि वो आफ्ताब सुल्तान, जब इस हुकूमत ने उनको चेयरमैन नैब लगाना चाहा, तो मेरे जैसा अदना तालिब इल्म, आप हम सब जानते थे कि अब ये हुकूमत इस नैब के जरिए से अपने केसेस खत्म करवाएगी। वो आफ्ताब सुल्तान जो इतना उसूल पसंद, इतना मेरिट पसंद, इतना नो बॉस करने वाला था, उसने ये उहदा कबूल ही क्यों किया? भाई साहब, ये जो आज नैब है, ये तो एक आज इस नैब का चेयरमैन बनना, जो मौजूदा इस नैब का निजाम बना दिया गया है इस नई तरमीम के बाद, ये तो कोयलों की दलाली में मुंह काला करने वाली बात है। आज मुझे आप लगाए चेयरमैन नैब, इसका मतलब क्या है? मैं ये ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैंने पीडीएम के सारे केसेस वाइट वॉश और पीडीएम के मुखालिफिन को मैंने ठोक देना। भाई सिंपल डील है ना ये छोड़ दे आईन का फलाना ढमकाना, सिंपल डील है। और वही हुआ। इन 10
महीनों में सारे केसेस, और ये सारा कुछ आफ्ताब सुल्तान के नाक तले होता गया। भाई साहब आप देखते गए वो किसका काला हो रहा था? नैब का। हुकूमत तो अपना काम करके निकल गई पतली गली से। तो आफ्ताब सुल्तान साहब ने बहरहाल अच्छा फैसला किया, उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा कर दिया। लेकिन जब पहला शख्स बरी हुआ है नई नैब अमेंडमेंट के तहत और बेनिफिशियरी उसको लाने वाला था, यानी उस कानून को लाने वाला बेनिफिशियरी था, वही बरी हुआ, उसी वक्त आफ्ताब सुल्तान साहब को भाग लेना चाहिए था कि ये तो मेरे हाथों सारी बातें चले, मैं क्यों इस गल का हिस्सा हूं, ना इसको लाके बिठाने का। तो एक तो ये बात है। अब जो नया चेयरमैन आएगा, देखिए वो भी माशाल्लाह राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुशावरत से आएगा, तो वो कैसा चेयरमैन नैब होगा, फरीद साहब उसका भी फिर आप अंदाजा कर लें कि उसकी क्या क्रेडिबिलिटी हो सकती है। चंद नाम अच्छे अभी भी सिविल सर्विसेज में है, रिटायर्ड लोग ऐसे हैं, लेकिन वो इस मौजूदा कानून के तहत वो क्या करेंगे नैब? मतलब आप एक ईमानदार शख्स को भी लाके आप नैब में बिठा दें, इस मौजूदा नैब में फरीद साहब आप मोस्ट क्रेडिबल, मोस्ट इंटेग्रिटी वाले ऑफिसर को भी लाकर बिठा दें, पाकिस्तान में से चुन के नगीना लाकर बिठा दें। जिस मनसब पर आप बिठा रहे हैं उस मनसब की टांगे आपने रुई की बना दी है। ठीक है, रुई के ऊपर किसको लाके बिठाई? वो तो गिर गया ढाम से नीचे। कानून कमजोर कर दिया आपने। राइट। मैं अमीर अब्बास साहब आपकी इसी बात को लेकर, सलमान आबिद साहब आप मुझे जरा अपना तज्जिया दीजिएगा कि जो इस वक्त टाइमिंग है, जो अमीर अब्बास साहब ने बात की है कि मौजूदा इस वक्त नैब की जो हालत ज़ार है, यानी आफ्ताब सुल्तान साहब की क्रेडिबिलिटी अपनी जगह के ऊपर, उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन एक्सेप्ट करना यह ओहदा और उसके बाद अब जाके मुस्ताफी होना इस चीज के ऊपर कि वो दबाव कबूल नहीं करेंगे, आप समझते हैं कि इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है? इमरान खान साहब अब भी लाडले हैं, अब भी बैक एंड के ऊपर पसे पर्दा मामलात कुछ और चल रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ना, हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो या हमारी हुकूमतें हो, उन सब ने नैब को बतौर हथियार इस्तेमाल किया है अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ। और इसमें कोई एक हुकूमत नहीं है, उसमें तमाम हुकूमतें शामिल हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। अब सवाल यह है कि आप किसी सरकारी रियासती इदारे के ऊपर किसी भी को भी चेयरमैन लगा दें और उसके हाथ पैर बांध दें और उसको अपने सियासी मकासद के लिए और सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, तो फिर उसमें से कभी कभी आपको इस किस्म की वॉइसेस जो है, जैसे आफ्ताब सुल्तान साहब की आई हैं, वो सुनने को मिलती हैं। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान में जब लोग ये कहते हैं कि नैब का इदारा फाल नहीं रहा, इसको खत्म कर दिया जाए, जैसे खाकान अब्बासी साहब बार बार बात करते हैं, तो सवाल यह है कि इस हुकूमत ने या साबका हुकूमतों ने कौन सा ऐसा मुतबादल एहतसाब का निजाम हमें दिया है कि ताकि हम नैब के मुकाबले में उसके साथ मिलकर एहतसाब कर सकें? सारों ने मिलकर एहतसाब को बंद कर दिया है और एहतसाब के नाम पर जो है हमने बाकायदा एक सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए और उनको अपने हमनवा करने के लिए हथियार इस्तेमाल शुरू करना। आबिद साहब, फिर अगर मामला यही है और जैसे कि इमरान खान साहब अब ये तस्लीम करते हैं और वो ये कहते हैं कि उनके हाथ में तो कुछ था ही नहीं, तमाम मामलात नैब के तो कहीं और से कंट्रोल होते थे, अब जबकि आफ्ताब सुल्तान ने मुस्ताफी हो गए, उसके बाद नया चेयरमैन नैब आएगा, इमरान खान साहब, बुशरा बीबी 9 मार्च को नैब में पेश होने के लिए उनको नोटिस चले गए हैं, तो फिर यहां पे नैब का यह किरदार कितना साफ और शफाफ कहलाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि शफाफियत का भंडोरा जो है वो फूट चुका है बीच चौराहे में। अब आप एहतसाब के नाम पे पाकिस्तान में इन्ना लिल्लाह व इन्ना लिल्लाह राजिऊन पढ़ लें, सवाए थ्रेट करने के अलावा, सवाए विक्टिमाइजेशन करने के अलावा इसमें से कुछ नहीं निकलना। जब पाकिस्तान में बड़े बड़े चोरों का कुछ नहीं हो सका, तो आप इमरान का, बुशरा बीबी का या फराग गोगी का क्या कर लेंगे? असल में ये सिर्फ एक दूसरे पे दबाव डालने के हरबे हैं। और अब जो नैब का लॉ है, जैसे अमीर अब्बास ने कहा, इतना कमजोर कर दिया गया है कि इसकी मदद से अब किसी को कोई सजा नहीं मिल सकेगी। तो इसलिए मैं जैसे कहता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त आइन को मफलूज बनाया जा रहा है। इसी तरीके से हमारी सियासी अशराफिया भी और हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने एहतसाब के नाम को बंद कर दिया है। एहतसाब नहीं हो सकता, सिर्फ इसको सियासी मुखालफत के तौर पर इस्तेमाल करना है। यही वजह है कि लोगों का नैब पर एतबार उठ गया। अब ये ऐसे ही है जैसे शहबाज शरीफ और राजा रियाज गले मिलकर आपस में अपनी ही मर्जी का एक नैब का चेयरमैन लगा के उसको अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। जैसे आज की हुकूमत जो है, साबका पीटीआई की हुकूमत के ऊपर ये इल्जाम लगाती थी, उससे पहले जनरल मुशर्रफ पे ये इल्जाम लगते थे। तो हम तो ये कहानियां सुन सुन के तंग आ चुके हैं। आज तक 22-23 सालों के अंदर आप मुझे बता दीजिए, नैब ने किसी पॉलिटिकल लीडर को, किसी बड़े लीडर को
आपने उनको बकायदा कोई सजा दिलवाई है तो मुझे आप बता दें, सिवाय हमने इसको एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि इस नैब को खत्म कर दिया जाए। मेरा मतलब ये है कि अगर आपने अकाउंटेबिलिटी के इदारे बनाने हैं तो उनको खुद मुख्तारी दें, उनको शफाफ बनाएं, उनके जरिए एहतसाब हो, बिला तफरीक एहतसाब हो। ये थोड़ी है कि आप अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक इन इदारों को अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करें, चाहे उसमें हमारी हुकूमतें शामिल हो और चाहे उसमें एस्टैब्लिशमेंट शामिल हो। अब ये तजर्बा नाकाम साबित हो चुका है और सबका लोगों का इत्तेमाद उठ गया है कि जो कुछ नैब के जरिए होगा ये सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के और कुछ नहीं है। इनका मकसद एहतसाब करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सलमान आबिद साहब, आपने जो बात की है, एक मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन जहां पे आपने बात की एहतसाब की कि एहतसाब मजाक बनकर रह गया है, वही इंसाफ की जब बात आ रही है तो इंसाफ के मामले के ऊपर भी यहां पे प्रायोरिटीज हैं कि किसी के लिए बेहतर है, किसी को ज्यादा लेवरेज मिल रही है, किसी को ज्यादा उसमें जो है फायदा मिल रहा है और कहीं पे किसी की लगामें खींची जा रही हैं। इस सारे मामले के ऊपर कहीं कोई अदलिया पर तनकीद कर रहा है, नून लीग की अगर बात करें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर उम्मीदें अदलिया पर मरकूज हैं। इसके पीछे मामला क्या है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, जहां नून लीग की तरफ से अदलिया के ऊपर तनकीद, यानी कि कुछ इससे हमने प्रोग्राम के आगाज में सुना है, लेकिन उसी के साथ साथ एक और बहुत अहम चीज है। मैं इससे पहले कि अपने मेहमानों की तरफ जाऊं और उनसे इस मामले के ऊपर उनका तज्जिया लूं, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के गुज़िश्ता दिनों के अंदर कुछ बयानात ऐसे आए जो काफी ज्यादा उसके अंदर एक तरीके से कि ऐसे बयानात जिनको सुन के हैरानगी हो कि जनाब वजीर दिफा है और फिर वो इस तरह के बयानात कर रहे हैं। तो इसका ये पैगाम किसको दे रहे हैं, जरा पहले दिखाते हैं आपको, उसके बाद आगे चलते हैं। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। हुकूमत की जमीन पे 1400-1500 कनाल के ऊपर जो है गोल्फ क्लब बने हुए हैं, जिसमें इस मुल्क की अशराफिया जो है वो अपनी शाम बसर करती है। अगर आप उसमें 2 क्लब ही बेच देना तो आपका कम से कम चौथे हिस्सा जो है ना, आपका कर्जा जो है। आमिर इलियास आना साहब, सर आपसे आगाज करता हूं, यानी कि अगर नून लीग की तरफ से इस तरह के बयानात, चीजें, पीटीआई जो है वो अपनी तमाम उम्मीदों का महवर और मरकज इस वक्त अदलिया को उन्होंने समझ रखा है, ख्वाजा आसिफ के ये स्टेटमेंट, ये बयानात, ये पैगाम किसको दिया जा रहा है, चल क्या रहा है पीछे सर? हमारे दोनों मुअज़्ज़िज़ीन जो पहले बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उसको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा जी, कि आफ्ताब सुल्तान की तारीफ भी है और उनके ऊपर अमीर अब्बास साहब ने हैरानगी का भी इजहार किया कि उन्होंने क्यों संभाल लिया। आप ज़हन में रखें कि आफ्ताब सुल्तान नवाज शरीफ के साथ डीजीआई भी थे 4 साल। उसको जब बढ़ाया तो इमरान खान के 2014 के धरने के स्टार्ट से लेके और एंड तक, एपीएस तक, एक एक कहानी, उसके जो भी किरदार इमरान खान के साथ थे जो 2018 में खुल के आए और उनके ऊपर अब बहुत ज्यादा इजहार हो रहा है, उसका हर एविडेंस आईबी ने नवाज शरीफ को दिया। नवाज शरीफ ने वो भरम रखे, जहां निकाह भी हुआ, जो बाद में रेहाम खान ने लिख भी दिया कि मेरा कब निकाह और कहां हुआ, वो सब चीजें थी। और उसने, उस शख्स ने वहां की कोई चीज उसने मना किया था कि ये पब्लिक नहीं होनी चाहिए। उसके मोबाइल पे गालियां जाती थी, नंगी गालियां, वो उन्हीं को भिजवा देता था जहां से नया नंबर उनका फीड करा दिया जाता था मुख्तलिफ लोगों को ग्रुप्स में कि गालियां दो इसके ऊपर। ये मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। और इन्होंने अगर अपना काम जितना भी किया, ठीक किया, आफ्ताब सुल्तान ने रिजाइन किया, तो उन्होंने समझा कि वो उस जमीर के साथ काम नहीं कर सकते जहां वो पहले समझ के आए थे कि उन्हें खुला काम मिलने का मिलेगा, क्योंकि एक लॉ है उसके तहत ही करना ना। आप अबव द लॉ तो फैसला नहीं कर सकते, चाहे चेयरमैन नैब हो, ड्रैकोनियन था। अब आप आ जाए, ये जो आज का किस्सा और कहानी है कि जी नैब, अदालतें, आज देख लें शाहिद खाकान के साथ क्या हुआ है। जो हाई कोर्ट के जजेस 5 दिन वेट कर सकते हैं, वो शाहिद खाकान अब्बासी जो कभी किसी पेशी पे मिस ही नहीं हुआ, रास्ते में था और लेट हो गया तो उसके नाकाबिले जमानत वारंट, ठीक है, हर शय है। इमरान खान के लिए अगर ये बात हो सकती है कि उसका क्यों वेट किया, तो शाहिद खाकान को भी टाइम पे पहुंचना चाहिए था, लेकिन एक हिस्ट्री देखी जानी चाहिए थी। इसीलिए ये होता है कि फिर अदालतें भी अपनी चाहिए हैं, फिर नैब भी अपना चाहिए है, क्योंकि मुझे पसंद
और मुझे इलेक्शन का रिजल्ट भी उतना ही अच्छा चाहिए जितना मेरी मर्जी है, क्योंकि हम सब ने ये तय कर लिया है कि मैंने ही जीतना है, मैंने ही हराना है। तो हमने टॉलरेंस तो खत्म ही कर दी है, सियासी जमातों ने भी खत्म कर दी है, लोगों में भी खत्म हो चुकी है। तो सर आप उसका समझते हैं नतीजा राणा साहब आज भी पीटीआई या खान साहब सहारा ही ढूंढ रहे हैं? पहले एस्टेब्लिशमेंट का सहारा, आज वो अदलिया का सहारा ढूंढ रहे हैं। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट का सहारा आज भी वो मांग रहे हैं। उन्होंने अदलिया के ऊपर बैंक जरूर किया है, लेकिन वो ये नहीं कर रहे। एस्टेब्लिशमेंट की बैशिंग भी उनकी पार्टी कर रही है, और वो जनरल सरफराज शहीद के हेलीकॉप्टर से आज तक भी जारी है, वो बात नहीं है। लेकिन अब भी उनका यह है कि आप हमें दोबारा गोद में ले लें। वो उनके खिलाफ नहीं जा रहे, लेकिन दोनों काम कर रहे हैं। पब्लिक में भी ओपिनियन उनके खिलाफ भर दिया है, और उनसे बातचीत करने की रास्ता भी ढूंढते हैं। अभी फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस टॉक की कि जी इसको कोई नहीं मानेगा, चेयरमैन नैब को जो रियाज और शहबाज शरीफ लगाएंगे, तो आफ्ताब सुल्तान को भी तो सबने मान लिया था, इस हुकूमत को नहीं मानेंगे, इसको भी सबने मान लिया। ये चलता है इसी तरह। अब जो हम जहां पहुंच गए हैं, असल इशू वो है कि हमारा कोई इदारा महफूज ही नहीं रहा कि हम ये कह दें कि जी ये बड़ा अच्छा इदारा है, ये बहुत अच्छा है। हमारा कोई आईनी ओहदेदार उससे मुबर्रा नहीं रहा। ना हम चेयरमैन नैब को मानते हैं, ना हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मानते हैं, ना हम सदर मुमलिकत को मानते हैं, क्योंकि सब ने अपनी अपनी डुगडुगी बजाई हुई है। चेयरमैन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उस दिन तक अच्छा है जब तक वो इमरान खान की बात मान रहा है। जब वो इमरान खान के सामने खड़ा हो जाता है, यानी राणा साहब अपनी मर्जी अपनी मंशा के मुताबिक जहां जहां जो जिसको सूट करता है वो ठीक है, जहां नहीं करता वो ठीक नहीं है। अमीर अब्बास साहब आपकी तरफ आता हूं मैं। जेल भरो तहरीक इमरान खान साहब कल जो पेशी के ऊपर गए, वो भी हमने देखा कि वो जिस तरीके से लिया तो लाल से काम लिया जा रहा था, जिस तरीके से वो हीला बहाना तराशा जा रहा था। मैं पहले आपको एक वीडियो दिखा देता हूं खान साहब की, कि जिसमें वो जेल भरो तहरीक के हवाले से बात करते हैं। फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। दिखाइए जनाब कि डरने की बात वो करते हैं कि जी हमें डराया नहीं जाता है। क्या कह रहे हैं देखिए। हमें जो सारा वक्त डराते रहते हैं जी, आज उसको पकड़ लिया, शौकत तरीन के वारंट निकल गए, कभी वो उस्मान डार के पीछे पड़ गए, जो बोलने वाला उसके पीछे पड़ गए। हम सबको तैयारी करनी चाहिए, और मैं फिर से अपने सारी पार्टी को, पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं, तैयारी करें जेल भरो तहरीक की। जी अमीर अब्बास साहब, अगर जेल भरने से डरते नहीं है, जेल जाने से नहीं डरते, लेकिन अदालत पेशी पर बुलाते हैं तो खान साहब हर तरह के बहाने उनके वकला पेश कर देते हैं कि खान साहब नहीं आ सकते। अमीर अब्बास साहब आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी आप आवाज आ रही? जी जी देखिए, कल भी जब इमरान खान साहब पेश नहीं हो रहे थे और वक्त आगे से आगे जा रहा था, यानी अदालत वक्त दे रही थी उनको, तो अभी तो इमरान खान साहब की पेशी का कोई फैसला भी नहीं हुआ था। और मेरी तो ट्वीट उस वक्त भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। और मैंने तो बड़े सख्त लफ्जों में कहा था कि खान साहब आप एक लीडरशिप के स्टेचर पर हैं और आप एक गलत रिवायत में। अदालतों से शिकवे शिकायतें अपनी जगह पे हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल अगर अदालत तलब करे और आप कोई कहे कि मैंने जाना नहीं है, ये तो मैं समझता हूँ रियासत को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। तो ये अमीर अब्बास साहब, ये रियायत आम आदमी को भी मिलती है? जी ये इस तरह देखिए, वो अगर इस रियायत में हम जाएंगे तो ये रियायतें बहुत सारे लोगों को मिली है। बहुत सारे लोगों को जमानतें भी मिली है, जिसमें शरीफ फैमिली के लोग भी हैं, जिसमें और पार्टीज के लोग भी हैं, जो पेश भी नहीं हुए उनको जमानतें मिली है। आम आदमी को नहीं मिलेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आप हम में से को आज धर लिया जाएगा, हमें ये रियायत नहीं मिलेगी। जो इस मुल्क की अशराफिया है, सियासी अशराफिया है, हुक्मरान तबका, उनको मिलेगी। उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। उसमें इमरान खान हो, उसमें जो मौजूदा हुक्मरान हो, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं। हाँ, आम आदमी को जरूर आप। लेकिन तासुर तो ये मिला अमीर अब्बास साहब कि इमरान खान साहब घबरा रहे हैं, कमरा अदालत में पेश होने पे मुख्तलिफ हीले बहाने किए जा रहे हैं, तो ये जेल कैसे भरेंगे? यानी कि पीटीआई तो कह रही है कि जनाब कल से ऐलान हो जाएगा इसका, सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी इसमें गिरफ्तारी देखे। सवाल तो यह हो रहा है कि लीडर पहले खुद क्यों नहीं गिरफ्तारी देता है? बल्कि मैं जो आप बात कर रहे हैं, मैं तो इससे बढ़कर आगे ये कहना चाहूंगा कि ये हुकूमत जब इलेक्शन नहीं करवाती तो ये हुकूमत क्या जवाब देती है कि मुल्क में दहशतगर्दी है, लिहाजा में इलेक्शन नहीं करवा रहे। इमरान खान साहब जो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे, क्या जवाब दे रहे हैं कि सिक्योरिटी के खदशात में पेश नहीं होता। सो अगर पीटीआई हुकूमत के इस जवाब को तस्लीम नहीं करती कि इलेक्शन नहीं करवा रहे क्योंकि सिक्योरिटी के खतरात हैं, तो वही जवाब पीटीआई इमरान खान की पेशी के लिए, अदब पेशी के लिए दे रही है। तो ये तो तजाद है पीटीआई के अपने बयानिए के। यानी उधर इलेक्शन का आप जवाब मान रहे हैं कि इलेक्शन ना हो इस वजह से कि जी उसमें सिक्योरिटी है, इधर आप कहते नहीं सिक्योरिटी है, इमरान खान पेश नहीं हो सकते। उधर आप कहते हैं करवाओ इलेक्शन, चाहे सिक्योरिटी की हालात खराब भी है।
सो ये इमरान खान साहब अच्छी रिवायत कायम न करते अगर वो यूं पेश ना होते। अभी भी उन्होंने जो मुसलसल, यानी ये सिर्फ कल की बात नहीं, उससे पहले हियरिंग के ऊपर भी इमरान खान साहब पेश नहीं हुए थे, जो शायद बुध या जुमेरात को हुई थी गुज़श्ता हफ्ते, उसमें भी उनको वक्त दिया गया था और वो पेश नहीं हुए थे। तो अगर वो पेश ना होते कल, तो ये एक इंतहाई, मैं समझता हूँ कि बाखियाना किस्म की रिवायत होती रियासत के अंदर। ठीक, हमें मालूम है कि अदालतों के साथ बहुत सारे मामला बेहतर होने की जरूरत है, इंसाफ के मामले में बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान में लोगों को, ठीक। लेकिन बहरहाल अदालत अदालत है, मुझे पसंद हो ना हो पसंद, लेकिन अदालत ने बुलाया तो मुझे पेश होना है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई दो राय नहीं। ठीक हो गया। मैं सलमान आबिद साहब आपकी तरफ आता हूं। जिस तरह से आमिर इलियास राणा साहब फरमा रहे हैं और उन्होंने कहा जैसे कोई इदारा नहीं रह गया अपनी मर्जी का, सबको हर शख्स हर नतीजा अपनी मर्जी का ही चाहिए। यानी कि अगर सदर ने जो गुज़िश्ता रोज इंतखाबात की तारीख दे दी, 9 अप्रैल की तारीख दे दी, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ढोल बजा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसके ऊपर जो इस पर जो तकसीम नजर आती है, वो कहते हैं सदर के पास ये इख्तियार ही नहीं है, बल्कि और ज्यादा आगे बढ़ के फवाद चौधरी ने क्या इल्जाम आयद कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कि वो सदर के हुक्म अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा, किन ओहदों की, किन मराद की पेशकश की गई है। जरा मैं आपको दिखाता हूं, बल्कि आप सब सुन लो, उसके बाद में सलमान आबिद साहब जवाब दीजिएगा इसका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यह कहा गया है कि वो अगर उनके काम होते हैं और आज भी वो सदर के अहकामात को नहीं मानते तो आप फिक्र ना करें, हम आपको सदर बना देंगे। और सदारत की ऑफर बतौर रिश्वत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दी। जी सलमान आबिद साहब, देखिए बात यह है फरीद साहब, पाकिस्तान की सियासत हो, पाकिस्तान की जमहूरियत हो, पाकिस्तान में हुकूमत हो या पाकिस्तान में अपोजिशन हो, ये सारे के सारे हर दौर के अंदर या तो फौज के सहारे पे खड़े होते हैं, या ये जुडिशरी के सहारे पे खड़े होते हैं, या ये माफिया की सहारे के ऊपर खड़े होते हैं। सिर्फ किरदार बदल जाते हैं। एक वक्त में एक कैरेक्टर जो है वो कोई और रोल अपना लेता है, दूसरे कैरेक्टर में दूसरा रोल दूसरा अपना लेता है। इसी तजाद के अंदर जैसे आमिर इलियास राणा ने कहा है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो गिरी हुई है, यहाँ सबका अपना अपना आइन है, यहाँ सबका अपना अपना कानून है, और यहाँ सबकी अपनी अपनी जमहूरी डेफिनेशन है, और सब अपने अपने मफाद के अंदर रहते हुए जाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए। सलमान साहब, सदर की तारीख देने के हवाले से तो कहा जा रहा है सदर ने अपने अख्तियार को तजावुज किया है, तो फिर ऐसे सिलसिले में क्या होगा? क्या सदर का मुआवजा होगा, सदर को हटाया जाएगा? देखिए अल्टीमेटली तो यही होगा ना फरीद साहब, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया है। अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि सदर का आइन ठीक है या हुकूमत का मौकफ ठीक है या इलेक्शन कमीशन का मौकफ ठीक है। यानी सियासी कुव्वतें अपने फैसले सियासी बुनियादों पर करने की बजाय अदालतों को अपना कंधे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती हैं, और फिर वही होता है जो आमिर इलियास राणा कह रहे हैं कि अगर फैसला हमारी मर्जी का आएगा तो अदालतें आजाद हैं, अगर फैसला हमारी मर्जी के खिलाफ आएगा तो फिर अदालतें बिकी हुई हैं या इनको चमक का मसला लग गया है। तो ये जो डायलेमा जिसमें हम जाके फंस गए हैं, हमारी सियासत, सियासी इदारे, हमारे कानूनी इदारे, हमारे इंतजामी इदारे, हमारे रियासती इदारे, सब के सब इस वक्त पॉलिटिसाइज हो चुके हैं, और उसके नतीजे में पाकिस्तान में एक इंतशार की, महाजराई की और टकराव की जो सियासत है उसने हमें आगे लेके जाने की। अगर सारे के सारे पॉलिटिसाइज हो गए तो मेरा यही सवाल होगा ब्रेक के बाद कि आप तीनों से कि इसका सलूशन क्या है, हल क्या है इसका, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर इलियास राणा साहब, अगर सारे के सारे इदारे इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिसाइज हो गए हैं तो अब आपको रिजल्ट या हल आपको क्या नजर आता है? इसको कैसे हल किया जाए, या मामला ऐसे ही चलता रहेगा, इसी तनख्वाह पे सबने काम करना होगा? देखें फरीद साहब, आज जस्टिस कय्यूम मरहूम हो गए, लेकिन वो बड़े आदमी की सूरत में सामने आए कि उनकी एक ऑडियो आती है शहबाज शरीफ के साथ, और वो कोई क्वेश्चन किए बगैर रिजाइन कर देते हैं। जस्टिस राशिद अजीज खान रिजाइन हो जाते हैं। आज पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट के एक मोहतरम जज की ऑडियो जो आई है, मुबैना ऑडियो, वो है नहीं है, लेकिन कोई बात तो नहीं हो रही ना कि हम हर जगह पे जवाल पजीर हो गए हैं। हमारी बात ही क्यों होती है? अगर उस वक्त बुरी थी बात सियासतदान से करना, तो आज भी बुरी है। कोई पैमाने अलग अलग नहीं हो सकते किसी किस्म के। आज फवाद चौधरी साहब जिसको कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि वो सदारत में बिक गया, वो इमरान खान साहब अपने उरूज पे उनसे रिजाइन मांग रहे थे। मुसलसल उनकी बैशिंग हो रही है, उस पूरे कमीशन की फैमिली को तड़ियां लगाई गई हैं, थ्रेट किया गया है। अगर वो अपने असूल पे खड़े हैं, जैसे आफ्ताब सुल्तान रिजाइन करके चले गए, ये चाहते यही है कि हर बंदा चला जाए,
पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा खड़ा ना हो, चूंकि वो मेरी राय से मुत्तफिक नहीं है। सिकंदर सुल्तान राजा ने क्या गलत किया है जब सदर को उन्होंने बताया है कि आप तारीख नहीं दे सकते, ये गवर्नर दे सकता है। असम्बली सदर तोड़े या असम्बली की मुद्दत कौमी असम्बली की पूरी हो जाए तो वो तारीख सदर को देनी है। आम इंतखाबात का ऐलान विद द कंसल्टेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, और उसके अंदर हुकूमत शामिल होती है। सदर का अपना इख्तियार सिर्फ 58(2) में है, जब वो असम्बली तोड़े और असम्बली में कोई बंदा वजीर आजम ना बन सके तब वो तोड़े। राणा साहब कंक्लूड कीजिएगा सर, सोल्यूशन क्या है? मैं ताकि इसको एक सोल्यूशन की तरफ आ जाऊं कि इसका क्या हल है। हम पाकिस्तान को वहां ले आए हैं जहां ये गवर्नेबल नहीं रहा। हमारे साथ IMF वो सलूक कर रहा है जो किसी गुलाम के साथ नहीं होता। ये जो ख्वाजा आसिफ की बात आपने कही थी, उन्होंने टेक्निकल टर्म्स की नहीं, उन्होंने एक रियलिटी में कहा कि हम हुकूमत पाकिस्तान के तौर पे घुटने रगड़ रहे हैं एक एक पैसे के लिए, क्योंकि उस वक्त इमरान खान एक मुआहिदा करके, वो इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम थे, पाकिस्तान के वजीर आजम थे। आपने इंटरनेशनली अपने आप को चीटर साबित किया कि आप पूरी आलमी बरादरी से मुआहिदा करते हैं और अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए भाग जाते हैं। चल ठीक हो गया जी। मैं सलमान आबिद साहब, आप मुझे इस पे सर सोल्यूशन बता दें, आपके नजदीक कोई हल है इसका? देखिए, इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि सियासी जमातें चाहे हुकूमत में है और अपोजिशन में है, वो मिल बैठ के कोई नतीजा निकालेगी तो बात आगे चलेगी। बैठने के लिए तैयार नहीं है और टकराव के साथ एक दूसरे के साथ बर्दाश्त ना करना और सियासी इख्तलाफात को सियासी दुश्मनी में तब्दील करके मसले का हल निकालेंगे तो मसला नहीं हो सकेगा। राइट हो गया, ठीक हो गया। मिल बैठने की आपने बात की सर, मिल बैठने के लिए तो तैयार कोई नहीं। अमीर अब्बास साहब, कोई सोल्यूशन आपके पास आपको नजर आता है? हल क्या है? या फिर मामला इसी तरह से होगा, IMF के शिकंजे में हम कसे रहेंगे, सियासी अदम इस्तेहकाम इसी तरह से रहेगा, दहशतगर्दी का अफरियत हमारे सरों पर एक बार फिर आ चुका है, तो हम इस मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं? क्या क्या हासिल क्या करना चाहते हैं? कोई देखिए, मैं तो तालिब इल्म हूँ, ये दोनों दानिशवर आपके साथ बैठे हैं, कोई हल नहीं है। मैं आपके सामने यहाँ ऐसी जाली सुकरातियां झाड़ दूं जो ये कर दे वो कर दे, कोई हल नहीं। आपका पूरा पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, आपका गवर्नेंस सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, आपका पूरा माशी ढांचा निजाम कोलैप्स कर चुका है, अखलाकी तौर पे आप कोलैप्स कर चुके हैं, इदारा जाती हवाले से आप कोलैप्स कर चुके हैं। मुझे बताएं कि आप कौन सी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं? बस ठीक है, जैसे एक नाकाम रियासतें चलती रहती है, सारा अफ्रीका भी तो चल रहा है ना। क्या हाल है अफ्रीका के? चल रहा है ना। आपका सारा लातीनी अमेरिका, साउथ अमेरिकन नेशन जो है चल रही है ना, बुरे हालात है उनके, उनमें से कई मुल्कों के चल रहे हैं। हमारे यहाँ ये सारा आपका जो ये यमन, इराक, अफगानिस्तान चल रहे हैं ना, सत्यानाश है उनका, चल रहे हैं, वहां भी चलते रहेंगे इसी तरह से बैठ के, और हम ऐसे ही बैठ के यहाँ पे लोगों को पता नहीं क्या क्या सुनाते रहेंगे उल्टी सीधी कहानियां। कोई हल नहीं है। यानी आपने तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी अमीर अब्बास साहब। मैं सॉरी, ये जो है ना कि नाउमीदी कुफ्र है। देखिए, वो अपनी जगह पे, ये एक सोच अपनी जगह पे है, लेकिन किसी बात के ऊपर आप उम्मीद लगाते हैं ना। मैं ऊपर से किसी इमारत की 200वीं मंजिल से छलांग लगा दूं, ना नीचे कोई गुब्बारा पड़ा हुआ हो, ना मेरे साथ कोई पैराशूट लगा हुआ हो, और मैं कहूँ मैं नीचे गिरूंगा, मेरी हड्डी पसंद नहीं टूटेगी। भाई, उम्मीद किसी सहारे पर लगाई जाती है ना बाबा। कोई सहारा ऐसे बताए। लीडरशिप आपकी खराब हो चुकी है, इदारों का सत्य। भाई, वो कौन सी ऐसी चीजें जिसको आप देख के कह सकते हैं कि ये जो फला बंदा है ना, या ये फला इदारा, या ये फला आपका उसूल है, ये रविश, इसकी वजह से इंशाल्लाह आपका मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक होगा। राइट हो गया। बहुत शुक्रिया आपका अमीर अब्बास साहब, थैंक यू। आमिर इलियास राणा साहब आपका बहुत शुक्रिया, सलमान आबिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा।